हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लॉन्ग एंड शॉर्ट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे। और सबसे पहला आज का हमारा स्ट्रक्चर होगा नो क्वेश्चन राइजेस से, जिसका मतलब होता है सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे पहले कि स्ट्रक्चर की बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं और स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। हमारा स्ट्रक्चर है नो क्वेश्चन राइजेस टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। पहला सेंटेंस है उस बेहुदा से बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम कहेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक टू दैट स्टूपिड। उससे अब जीवन में कभी मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये है हमारा आज का दूसरा सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर के लिए इस इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट यू एवर इन द लाइफ। यहाँ पे नेवर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नो क्वेश्चन पहले से नो का यूज़ हो चुका है। उसके साथ कहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू गो एनीवेयर विद हिम, या अलॉन्ग विद हिम भी कर सकते हैं। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो एनीवेयर अलॉन्ग विद हिम, या अलॉन्ग विद का यूज़ नहीं करते हैं तो विद हिम केवल बोलते हैं तो भी सही है। उससे दोस्ती करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू मेक अ फ्रेंडशिप विद हिम। मेक अ फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती करना। इस वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अब तुमसे दोबारा जीवन में कभी मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट यू अगेन इन द लाइफ। नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट यू अगेन इन द लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके साथ फालतू बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ मैं बता दूँ, फालतू की बात के लिए हम लोग इररेलेवेंट टॉक का यूज़ करेंगे, जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। इररेलेवेंट का मतलब होता है विषय वस्तु से हटके, यानी मुख्य बातों से बिल्कुल अलग हटके। नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक इररेलेवेंट टॉक्स टू हिम। तुमसे पंगा लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू मैस विद यू। नो क्वेश्चन राइजेस टू मैस विद यू। मैस का मतलब होता है लफड़ा करना, पंगा लेना, पंगा करना, झगड़ा करना। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए, डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर है इन डायर नीड ऑफ, जिसका मतलब होता है कि सख्त ज़रूरत है या बहुत ज़रूरत है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन डायर नीड ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हुए लास्ट में सेंटेंस के बचे हुए पार्ट को अदर वर्ड्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे। आज मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टुडे आई एम इन डायर नीड ऑफ सम मनी। आज मुझे एक स्मार्टफोन की सख्त ज़रूरत है। टुडे आई एम इन डायर नीड ऑफ ए स्मार्टफोन। मुझे ऑफिस जाने के लिए एक बाइक की बहुत ज़रूरत है।
ये वो सेंटेंसेस है जिसे आप लोग अपने डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं और करेंगे। आई एम इन डायर नीड ऑफ अ बाइक फॉर गोइंग टू ऑफिस, या फॉर नहीं लिखते हैं तो टू गो टू ऑफिस आप लिखेंगे या बोलेंगे। इट्स नथिंग बट, कोई और नहीं बल्कि। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। उससे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। इट्स नथिंग बट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इसका पहला सेंटेंस है यह कुछ और नहीं बल्कि समय की बर्बादी है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट्स नथिंग बट वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स नथिंग बट वेस्ट ऑफ टाइम। यह कुछ और नहीं बल्कि उसके माता पिता का आशीर्वाद है जो उसे कामयाबी के शिखर पर लेकर जा रही है। यहाँ पर लेकर जाने के लिए हम लोग टेक का यूज़ करेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। इट्स नथिंग बट द ब्लेसिंग ऑफ हिज पेरेंट्स डैट इज़ टेकिंग हिम टू द क्रेस्ट ऑफ सक्सेस। क्रेस्ट का मतलब शिखर होता है, द क्रेस्ट ऑफ सक्सेस का मतलब हुआ सफलता की शिखर पर। यह कुछ और नहीं बल्कि मेरे लिए आप सभी का प्यार है। इट्स नथिंग बट योर लव फॉर मी। नेक्स्ट हमारा है हैसल, जिसका मतलब होता है जी का जंजाल, यानी बहुत बड़ी मुसीबत। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी हैसल, इसका मतलब होता है किसी जंजाल से कम नहीं। इस काम को करना किसी जी के जंजाल से कम नहीं है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी हैसल टू डू दिस वर्क। ऐसा आपको वीडियो पूरे YouTube पे समझाने वाला और इतना स्ट्रक्चर को सुलझा कर बताने वाला शायद ही आपको मिल जाए। इसके बावजूद भी लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट, यहाँ तक कि कमेंट भी नहीं करते हैं। अंग्रेज़ी सीखना उसके लिए किसी जी के जंजाल से कम नहीं है। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी हैसल फॉर हिम टू लर्न इंग्लिश। बार बार उस नक्चरे के पास जाना मेरे लिए किसी जी के जंजाल से कम नहीं है। यहाँ पे नक्चरा के लिए फास्टिडियस वर्ड का यूज़ करेंगे। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी हैसल फॉर मी टू मीट दैट फास्टिडियस मैन अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर जो स्पोकन इंग्लिश के हर स्टेप में यूज़ किया जाता है, यानी आप हर दिन इसका यूज़ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एज़ फार एज से शुरू होने वाला जब भी सेंटेंस में बोलना हो, जहाँ तक उसकी बात है या जहाँ तक उसका सवाल है, जहाँ तक उसके कहने का सवाल है, इस सेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस है जहाँ तक उसके रहन सहन का सवाल है, वह झुग्गी झोंपड़ियों वाले इलाके में रहता है, तो हम लोग कहेंगे एज फार एज हिज वे ऑफ लिविंग इज़ कंसर्न्ड ही लिव्स इन द स्लम एरिया। स्लम एरिया का मतलब होता है झुग्गी झोंपड़ी वाला इलाका या एरिया या क्षेत्र, स्लम एरिया। जहाँ तक उसकी शैक्षणिक योग्यता का सवाल है, उसने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, सीख लीजिए। आपको पूरे YouTube पर इस तरह का सेंटेंस नहीं सिखाने को मिलेगा। एज फार एज हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड ही हैज़ कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन रिसेंटली। जहाँ तक उस लड़की की शादी का सवाल है, तो इतना के लिए हम लोग कहेंगे एज फार एज द वेडिंग ऑफ दैट गर्ल इज़ कंसर्न्ड, उसकी शादी इस महीने के अंत तक होने जा रही है। हर वेडिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। जहाँ तक आपके बेटे का लायक बेटा होने का सवाल है, एज फार एज योर सन इज़ कंसर्न्ड टू बी अ वर्दी सन, इसका मतलब ये हुआ जहाँ तक आपके बेटे का एक लायक बेटा होने का सवाल है। एज़ फार एज योर सन इज़ कंसर्न्ड टू बी अ वर्दी सन, यहाँ पे कॉमा डाल सकते हैं, नहीं तो देन लिख सकते हैं। देन आई वुड लाइक टू टेल यू
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देन आई वुड लाइक टू टेल यू क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ, दैट की योर सन इज़ नॉट अ वर्दी सन व्हाटसोएवर। आपका बेटा ज़रा सा भी लायक नहीं है, यानी एकदम लायक नहीं है, बिल्कुल लायक नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है फॉर बेटर और वर्स। अब चाहे अच्छा हो या बुरा, ऐसा बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, और इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है फॉर बेटर और वर्स। उसके बाद हम लोग अपनी पूरी बात को रखेंगे, यानी पूरे सेंटेंस को बोलेंगे। अब चाहे अच्छा हो या बुरा, मुझे तो हर हाल में अंग्रेज़ी बोलना सीखना ही पड़ेगा। ही पड़ेगा मतलब विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर बेटर और वर्स नाउ विल हैव टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें तो उस लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी जिसको तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। शादी करनी ही पड़ेगी, इसके लिए हम लोग श्योरली या सर्टेनली का यूज़ करेंगे। करनी ही पड़ेगी विल हैव प्लस श्योरली या सर्टेनली का यूज़ करते हुए बोलेंगे, फॉर बेटर और वर्स यू विल सर्टेनली हैव टू मैरी दैट गर्ल whom योर पेरेंट्स हैव लाइक्ड फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विश। नेक्स्ट है हमारा आई विश बनने वाले सेंटेंस, जिसकी हम लोग कल्पना करने के दौरान काश के शब्द काश के रूप में हम लोग बोलते हैं। आज उसी का हम लोग अंग्रेज़ी में बात बोलना सीखेंगे, उसी को। काश मैं एक बार तुमसे मैंने मिल लिया होता। आई विश आई वुड हैव मेट यू वंस। वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें कोई काम कर चुका होता या कर लिया होता, तो उस सेंस में हम लोग वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये पास्ट की बात को याद करते हुए अफसोस करने के सेंस में इसका यूज़ करते हैं। काश मैंने समय पर उसे दवा खिला दिया होता। आई विश आई वुड हैव मेड हिम टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यहाँ पे मेड हिम टेक मेडिसिन का मतलब होता है कि ये कॉजेटिव का सेंटेंस है, कॉजेटिव वर्ब का, इसलिए मेड का यूज़ हुआ है। काश मैं उससे मिला होता, आई विश आई वुड हैव मेट हिम। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया नहीं है। आई विश के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। काश मैंने तुम्हें उसके बारे में सच्चाई बताई होती, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई विश आई वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ अबाउट हिम। आई विश आई वुड हैव टोल्ड द ट्रूथ अबाउट हिम। काश मैंने एक बार तुम्हें उसके पास जाने से मना किया होता या मना कर दिया होता। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई विश आई वुड हैव फॉरबिडन। फॉरबिड का थर्ड फॉर्म फॉरबिडन होता है। वुड हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करने के लिए बताया गया है। आई विश आई वुड हैव फॉरबिडन यू वंस टू गो देयर। नेक्स्ट हमारा है ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस केयर और केयर्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में केयर और केयर का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अबाउट, उसके बाद अबाउट, उसके बाद इज़, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे अगर वर्ब है तो, और नहीं तो कोई नाउन है तो नाउन को हम लोग बोलें। तुम्हें हमेशा खाना खाने की पड़ी रहती, यू ऑलवेज केयर अबाउट इज ईटिंग फूड। उसे हमेशा अपने माता पिता की पड़ी रहती है या माता पिता की चिंता रहती है। अक्सर लोग इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, ख़ासकर महिलाओं में, ससुराल में लोग यूज़ करते हैं। ऑल ही केयर्स अबाउट, ऑल ही या शी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑल ही केयर्स अबाउट इज हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी पत्नी को तो बस पैसों की पड़ी रहती है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम कहेंगे ऑल योर वाइफ केयर्स अबाउट इज मनी। ऑल योर वाइफ केयर्स अबाउट इज मनी। थोड़ा टेढ़ा है ये स्ट्रक्चर, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारे दोस्तों को तो बस चाय पीने की पड़ी रहती है।
इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ऑल योर फ्रेंड्स केयर अबाउट इज टेकिंग टी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर